नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। पिछले कुछ महीनों से चला आ रहा पहलवानों का आंदोलन अब लग रहा है कि खत्म होने वाला है। बुधवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ जो मुलाकात हुई है, उसके बाद संकेत तो कम से कम यही मिल रहे हैं। लेकिन उस एंटी मोदी जमात का क्या होगा जिन्होंने पहलवानों के इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया था? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। ओंकार जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, पहलवानों और सरकार के बीच अब बात बन ही गई है क्या? देखिए, दोनों पक्षों की ही अगर हम बात करें तो पहलवानों से तो 23 जनवरी को भी बातचीत हो ही गई थी ना अनुराग ठाकुर की, और उसमें भी बहुत सारी चीजें तय हो ही गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि पहलवान फिर आकर के जंतर मंतर पर बैठ गए? ना तो जो भारतीय ओलंपिक संघ ने कमेटी गठित की थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार इन लोगों ने किया, ना जो खेल मंत्रालय की तरफ से खुद अनुराग ठाकुर ने एक कमेटी बनाई थी, ना उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया। और सुनी सुनाई बातों पर के साहब इन कमेटियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है, इसलिए फिर से जंतर मंतर पर बैठ गए। और 18 जनवरी को जब ये बैठे थे, इन्होंने एक एहतियात बरता था कि किसी पॉलिटिशियन को मंच ना दिया जाए। लेकिन जब 23 अप्रैल को बैठे तो उसके बाद तो इन्होंने सभी पॉलिटिशियन, पार्टी जितने भी थे, उन सब के लिए मंच उपलब्ध करा दिया। उन्होंने भाषणबाजी शुरू कर दी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगने शुरू हो गए। तो ये सब चीजें जो हैं, जिनसे कम से कम जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं ऐसे खिलाड़ियों को एहतियात बरतना चाहिए था कि आप कर क्या रहे हैं। दूसरे, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं, अपनी गरिमा को समझिए, अपने स्थान को, अपने स्टेटस को समझिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा नाराजगी है भी किसी इशू को लेकर के, तो उसके लिए पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, सरकार है, मंत्रालय है, महिला आयोग है, मानव अधिकार है, आप किसी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन गरिमापूर्ण तरीके से। ये क्या मतलब हुआ कि आप जंतर मंतर पर बैठें, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, भाषणबाजी करें, दूसरे लोगों को भी मंच उपलब्ध करा दें, मतलब उसको एक राजनीतिक अखाड़ा बना करके रख दें। ये उम्मीद तो भारत में मेरे विचार से कभी किसी को नहीं रही होगी। अभी क्रिकेटर है, मान लिया महिला क्रिकेटर है, हमारी महिला क्रिकेट टीम है, वहाँ पर कोई ऊंच नीच हो गई है, उनको किसी के आचरण से, व्यवहार से कोई शिकायत है, तो वो आकर के इंडिया गेट पर बैठ जाएंगे क्या, या गेटवे ऑफ इंडिया पे जाकर बैठ जाएंगे क्या? कहीं सार्वजनिक स्थल पर बैठ करके धरना देना शुरू कर देंगे क्या? मतलब ये तो सोच के स्तर से ही अलग है। और उसके बाद जिस तरीके से ये खा पंचायत, ये चौधरी, ये सब इन्वॉल्व किए गए, और जिस तरह की लैंग्वेज में उन्होंने भाषण शुरू किए या चेतावनी देनी शुरू की, अल्टीमेटम देने शुरू कर दिए सरकार को, उससे तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि 28 मई को जो ड्रामा हुआ, जब भारत की नई पार्लियामेंट का लोकार्पण हो रहा है, जब पूरे देश की निगाहें हैं और बहुत ही गरिमापूर्ण एक प्रोग्राम हो रहा है, प्रधानमंत्री के हाथों हो रहा है, पूरी दुनिया की भारतीय लोकतंत्र पर और भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक, सबसे बड़े प्रतीक जिसको आप लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कह सकते हैं, उसके लोकार्पण टिकी हुई थी, तब पता नहीं किसकी सलाह पर आप उसी दिन जंतर मंतर से उठ करके पार्लियामेंट की तरफ चल देते हैं, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हैं और एक सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं मीडिया में। इन चीज़ों से एक्चुअल में इनकी अपनी छवि खराब हुई है, बर्बाद हुई है, बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं। आज की बैठक को भी मैं, अंजू जी, उसी तरीके से लूँगा जैसे 23 जनवरी को इनकी बैठक हुई थी खेल मंत्री के साथ में,
और खेल मंत्री से कुछ आश्वासन इनको मिले थे, बल्कि इनके कहने पर ही कमेटी का गठन हुआ था और उसमें खिलाड़ियों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। इसके बावजूद ना तो आप कमेटी पर भरोसा करेंगे, ना आप भारतीय ओलंपिक संघ पर भरोसा करेंगे, जिसकी चेयरपर्सन पीटी उषा जैसी प्रतिष्ठित खिलाड़ी है, जो राज्यसभा की मेंबर भी है, उनके साथ भी आप दुर्व्यवहार करवा देंगे जब वो जंतर मंतर पर आपसे मिलने के लिए पहुंचती हैं। ना आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ना खेल मंत्रालय पर, ना प्रधानमंत्री पर भरोसा है। तो भरोसा क्या इन खाप के चौधरियों पे है जो उल जलूल फैसले लेते हैं और जिन्होंने रायता और फैलाने का काम किया है। अब सत्यपाल मलिक जैसे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अरविंद केजरीवाल, जयंत चौधरी, इनका क्या जी। काम है खिलाड़ियों के मामले में? जी बिल्कुल। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि चलिए काफी कुछ हो गया इस दरमियान, लेकिन अब भी जब सरकार ने इन्हें बुलाया, आपको याद होगा अभी 3-4 दिन पहले इनकी मुलाकात गृह मंत्री से भी हुई है, अमित शाह से हुई, आधी रात को बता रहे हैं वो मुलाकात हुई है। हालांकि उसके बारे में सब लोग बड़े चुपचाप हैं कि क्या हुआ। तो आपको लगता है कि वहां से जमीन तैयार हुई और अब अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद ये हम मानकर चलें कि अब खात्मे की तरफ है ये आंदोलन? जमीन तैयार हो गई थी। टर्निंग पॉइंट था 28 मई, जब दिल्ली पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की और इन्होंने न केवल बैरिकेड तोड़ा बल्कि पुलिस ऑफिसर्स के साथ इन्होंने धक्का मुक्की की, उनके कामकाज में बाधा डाली। और उसके बाद जो दंगा फैलाने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने के और कई संगीन धाराओं में इनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, तब इनकी समझ में आया कि एक्चुअल में ठीक है, आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, आपने मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, ओलंपिक में, लेकिन आप कानून से और संविधान से ऊपर नहीं हैं, जो व्यवस्था है उससे ऊपर नहीं है। 28 मई को नई पार्लियामेंट का लोकार्पण होना था। 27 मई को दिल्ली के पुलिस अधिकारियों ने इनसे बातचीत की थी और बातचीत का लब्बो-लुआब ये था कि हम सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करेंगे, जंतर मंतर से चलेंगे, जहां पुलिस रोकेगी वहां हम रुक जाएंगे और आप चाहें तो हमें गिरफ्तार कर लें औपचारिक तौर पर। लेकिन जो नाटक हुआ, जिस तरह के तत्व इनके साथ थे और जो स्थितियां परिस्थितियां बनी, उसके बाद पुलिस ने जो एक्शन लिया है संगीन धाराओं में मामला दर्ज करके, तो इनकी नौकरी पर भी बन आई थी। तो इनको लग रहा था कि ये जो ओएसडी वगैरह के पद मिले हुए हैं रेलवे में, अब ये भी जाएंगे। तो एक तो इन्होंने फिर गृह मंत्री से, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के ही अंडर काम करती है, तो अमित शाह से इन्होंने अप्रोच किया, उनसे मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए प्रस्ताव भेजा। गृह मंत्री ने बुला लिया इनको शनिवार की रात को और 1.5-2 घंटा इनसे बातचीत हुई और गृह मंत्री बहुत सख्त लहजे में थे। उन्होंने बल्कि जो मेरी सूचना है डपट दिया इन लोगों को और कहा कि आप लोग जोश में होश खो बैठे हैं और समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह के ये आरोप हैं उसमें पुलिस को समय लगना ही है, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करने, बयान लेने के लिए भी। अभी दिल्ली पुलिस अभी तक 146-47 लोगों से बातचीत कर चुकी है, उनके बयान ले चुकी है। और जिस तरह के ये मतलब हवाई आरोप लगा रहे हैं, गुड टच और बैड टच और तमाम दूसरी चीज़ें, वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ मेरी ब्रीदिंग को देखने के लिए शर्ट ऊपर उठा दी, ये कर दिया। चलिए हम मान लेते हैं कहीं कुछ ऐसा इनको लगा होगा कि भाई हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है। तो बहुत सारी और भी तो घटना हुई है। 2017 में साक्षी ने अपनी शादी में भी तो इनको बुलाया था, ब्रजभूषण को। क्यों बुला लिया आपने, जब उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी और आपस में आपकी सारी बातें भी होती होंगी। तो वो तो खैर जांच का विषय है। मैं ये नहीं कहता, मैं कोई दूध का धुला नहीं उसको साबित करना चाहता ब्रजभूषण को। अगर उसने कोई गलत काम किया होगा या उसके अधिकारी ने कोई गलत काम किया होगा तो उसको सजा मिलेगी। पर इन्होंने जिस तरह का आचरण किया है वो बहुत ही मतलब निंदनीय एक तरीके से कह सकते हैं आप।
जी, लेकिन ओंकार जी, आपको नहीं लगता कि सतपाल मलिक जैसे लोग जो इस आंदोलन में पहुंच गए थे, वो तो हमने देखा कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे आंदोलन को एक तरह से हैक कर लिया था और फिर से इसे किसान आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश की जा रही थी। तो आपको लगता है कि सतपाल मलिक ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि अब तो सभी खिलाड़ियों को, पहलवानों को राजस्थान में जाकर प्रचार करना चाहिए कांग्रेस के लिए या विपक्षी पार्टियों के लिए, वहां पर बीजेपी को हराना है। क्या आपको लगता है कि ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है केंद्र सरकार के लिए? देखिए, ये एज ए पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है उसके लिए काहे की चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि इनकी खिलाड़ियों की ऐसी कौन सी फॉलोइंग है मतदाताओं में कि ये वहां जाकर के चुनाव प्रचार शुरू भी कर देंगे, सभाएं भी शुरू कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी और मोदी के खिलाफ जहर भी उगलना शुरू कर देंगे, तो लोगों का जैसे मन बदल जाएगा। जैसे हम तटस्थ भाव से बहुत सारी चीज़ों को तोल रहे हैं, उसमें व्यावहारिकता है या नहीं है, उसमें कितनी सत्यता हो सकती है, कितनी लाग लपेट हो सकती है, इस तरीके से सोच रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान के लोग भी सोचेंगे और सोच रहे होंगे। दूसरी बात ये है कि सत्यपाल मलिक वगैरह जो हैं, इनका एजेंडा क्या है और ये किस तरीके से 3 कृषि कानूनों के समय जो 13 महीने तक दिल्ली में आंदोलन चला था, उस समय भी वोकल थे और प्रधानमंत्री को सीधे निशाने पर ले रहे थे। कई बार आरएसएस के बारे में भी कुछ गलत टिप्पणियां की, कई बार गृह मंत्री के बारे में भी टिप्पणियां की। तो उनकी जो इंटेंशन है वो तो समझ में आ रही है। हाँ, इन खिलाड़ियों की समझ में आई कि नहीं आई, ये जरा देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, गौरव, इसके अलावा सत्यपाल मलिक, जयंत चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, ये सारे चेहरे एकदम इन्वॉल्व हुए और इन्होंने जिस तरीके से इनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और इनका कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए, मुझे लगता है कि जितने ये खिलाड़ी पिछले कुछ समय से हो हल्ला कर रहे हैं, इनमें से कम किसी की तो समझ में ये खेल आ गया होगा कि ये जो पॉलिटिशियन हैं, ये क्यों इनका मिसयूज़ करने पर आमादा हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए अंजू जी, मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि इस साल 4 राज्यों में चुनाव अभी होने वाले हैं, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। अगले साल 3 राज्य, आंध्र प्रदेश, आपका महाराष्ट्र और हरियाणा, और साथ में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। और उससे पहले जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ नेता सक्रिय हुए और इनको अपने प्रभाव में लेकर के, इनको अपने कब्जे में लेकर के जिस तरीके से इनका यूज करना शुरू किया, और जैसे ये खाप पंचायतें शुरू हुई, सक्रिय हो गई, कोई सोरम मुजफ्फरनगर में कर रहा है, कोई कुरुक्षेत्र में कर रहा है, कोई मुंडलाना में कर रहा है, आज बलाली में हो गई, जो विनेश और संगीता फोगाट का, गीता बबीता फोगाट का गांव है चरखी दादरी में। इससे कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जा रहा है लोगों में कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वेस्ट यूपी में आप देख लीजिए, पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, उनके बेटे जयंत बागपत से अपना चुनाव हार गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से अपना चुनाव हार गए थे 1,64,000 वोटों के अंतर से, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव हार गए थे। पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। जब मोदी की आंधी थी 2014 में, तब भी 7 सीटें उसने जीती थी। 2 सीटें सिरसा और हिसार वाली INLD ने जीती थी और रोहतक वाली दीपेंद्र हुड्डा ने जीती थी। लेकिन 2019 में तो एक तरीके से इनका सूपड़ा साफ हो गया था। तो ये जो बेचैनी है कि किसी भी तरीके से पहलवान ही अगर मिल रहे हैं तो उनको बैठाओ, भाषणबाजी करवाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, रोज रोज बयान दिलवाओ,
ताकि हमारी भी खोई हुई जमीन हमें वापस मिल जाए। और जो जाट कम्युनिटी 2014 और 2019 में भले ही कम संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गई थी, उसको फिर से किसी तरीके से एकजुट करके अपने पास वापस लाया जाए। तो ये एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। जितनी जल्दी इन खिलाड़ियों को समझ में आ जाए उतना अच्छा है। पर आपको याद होगा कि जब अमित शाह से मुलाकात के बाद ये लोग आए थे और तब कहा ये लोगों ने अपनी नौकरियां ज्वाइन कर ली वापस, उस वक्त खाप पंचायतों की तरफ से, बल्कि राकेश टिकैत की तरफ से भी कहा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, नाराजगी जताई थी उन लोगों ने कि नौकरियों पर वापस कैसे चले गए, हमने तो बड़ा प्लान कर रखा था। क्योंकि आपको याद होगा 9 जून तक का अल्टीमेटम राकेश टिकैत ने ही सरकार को दिया था। तो क्या अब जब ये अनुराग ठाकुर से मिलकर आए हैं, खेल मंत्री से मिलकर आए हैं, और जाहिर सी बात है उनसे बात भी करेंगे, तो कहीं फिर से दबाव में तो नहीं आ जाएंगे? अब कम से कम उन्हें अकल तो आ गई होगी कि उन्हें अपना भविष्य देखना है या इन खापों के साथ रहना है। इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि इन्होंने खापों के चौधरियों को मंच उपलब्ध करा दिया। और वो पता नहीं आप ग्रामीण जीवन में कभी रही कि नहीं रही है नहीं, वहां मैं पर। बिल्कुल रही हूँ, लेकिन हाँ, हिमाचल तो में कम से कम खाप का होता नहीं है कुछ। हाँ, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण ये दे रहा हूँ कि जो खेत में पहले ट्रैक्टर की जगह हल जोता जाता था और हल में 2 बैल जुटते थे, और उनके जो हैं उनको उनके कंधे से रस्सियां जो हल चलाने वाला था हलधर वो पकड़ता था। तो वो जो बैल हैं वो ये पहलवान हैं, और जो वो आपका हल जोतने वाला हलधर है वो ये खाप के चौधरी बन गए थे। इन्होंने अपनी रस्सियां उनके हाथों में दे दी थी कि साहब आप जैसे चाहे वैसे हमें चलाओ, जैसे चाहे वैसे फैसला करो, आपको कब ये हल रोकना है, कब चलाए रखना है, कैसे करना है, वो सब। अब अगर ये गृह मंत्री से चर्चा करने के बाद, और गृह मंत्री ने जरूर इशारों इशारों में इनको अपनी नाराजगी से अवगत कराया होगा, जो रायता इन्होंने फैलाया है जंतर मंतर पर पॉलिटिशियन को बुला करके, उसके प्रति जो उन्होंने बात कही कि जोश में समझदारी ना खोएं आप लोग, तो वो इसी तरफ इशारा था। क्योंकि ये ना केवल अपना खेल का, पहलवानी का करियर दांव पर लगा रहे हैं एक तरीके से, बल्कि अपनी नौकरियां भी दांव पर लगा रहे हैं। वो तो भारत सरकार की नौकरी इन्होंने इनको हासिल है। तो फिर से अगर ये अमित शाह और आपके ठाकुर से, हाँ, खेल मंत्री से मिलने के बाद अगर ये फिर उनकी गोद में जाके बैठेंगे तो फिर भूल करेंगे। और ये बृजभूषण सिंह आप देखे कि उनके ठिकानों पे कल पूछताछ के लिए गए थे, उनके घर पे गए थे, बहुत से उनके करीबियों से पूछताछ हुई है। और लेकिन फिर बीच में एक खबर आई थी कि एक नाबालिग लड़की ने जो उन पर आरोप लगाए थे उन्हें वापस ले लिया गया, और कहना ये शुरू हो गया दूसरी जमात की तरफ से कि देखिए अमित शाह ने दबाव बनाया तो उस लड़की ने अपना बयान वापस ले लिया। ये सारी बातें, तो अब ये माना जाए कि कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के इर्द गिर्द कसता जा रहा है, क्योंकि पूछताछ भी हुई है करीबियों से, और ये कहा गया कि 15 जून तक चार्जशीट भी फाइल कर दी जाएगी इस मामले में। खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्टेटमेंट दिया मीडिया में। देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि होम मिनिस्टर के स्तर पर किसी तरीके से किसी जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, ये बहुत ही वाहियात बात है। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो केवल केंद्र में गृह मंत्री नहीं है, वो गुजरात में भी गृह मंत्री रह चुके हैं, उनका बहुत लंबा कैरियर है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी कैबिनेट के सहयोगियों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमको किस तरीके से कानून का, संविधान का, मर्यादाओं का, दूसरी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो और दिल्ली पुलिस बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, ठीक तरीके से जांच कर रही होगी, इसका हमें यकीन करना चाहिए और इन खिलाड़ियों को भी करना चाहिए। अगर इनके आरोपों में जरा भी सत्यता होगी तो आप ये तय मान लीजिए कि बृजभूषण शरण सिंह बच नहीं सकते हैं, वो नप जाएंगे। और अगर सच्चाई नहीं होगी तो दिल्ली पुलिस, वो कहते हैं ना कि 100 जो बेगुनाह हैं
जो गुनाहगार हैं वो चाहे बच जाएं, पर कोई मतलब 100 गुनहगार बच जाएं, एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 6 बार चुनाव लड़े हैं, 6 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, इतनी उनकी कंपनियां हैं, इतना बड़ा कारोबार है, उनके खुद के अपने हेलीकॉप्टर और प्लेन वगैरह हैं। उन आज तक तो उन पर इस तरह का कोई आरोप किसी ने लगाया नहीं, किसी कर्मचारी ने नहीं लगाया, किसी अधिकारी ने नहीं लगाया। उनके यहाँ भी महिलाएं काम करती होंगी और इन 3 के अलावा और किसी पहलवान ने भी आरोप नहीं लगाया। इस अखाड़े के अलावा, महावीर फोगाट के अखाड़े के अलावा भी किसी ने आरोप नहीं लगाया। तो फिर ये सवालों के घेरे में आते हैं। सवाल केवल ब्रजभूषण पर या बीजेपी पर नहीं है या पुलिस पर नहीं है, किसी पर भी आरोप लगा दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगा दीजिए। आरोप लगाने से तो कोई आपको रोक नहीं सकता, पर कुछ चीजें हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात तो ये है कि अब मैंने 1-2 लड़कियों के ऐसे बयान भी सुने थे जो कि पहलवान है, उनका कहना था कि जब से ये विवाद शुरू हुआ है, तो क्योंकि इन लड़कियों ने कह दिया था, साक्षी और विनेश फोगाट ने, कि भाई 1000 लड़कियां जिनके साथ ऐसा हुआ, तो उन लड़कियों का कहना था कि हमारे लिए दिक्कतें पैदा हो गई हैं, हमारी तरफ हर कोई शक भरी नजरों से देखता है कि कहीं इनके साथ तो नहीं ऐसा हुआ, जबकि उनका कहना था कि हमारे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हमने कभी सुना भी नहीं। तो जो लड़कियां पहलवान हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, इस खेल को अपनाना चाहती हैं, उनके रास्ते में भी तो कहीं ना कहीं इन लोगों के इस आंदोलन ने कांटे डाल दिए ना सर। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों के माता पिता हैं वो वैसे ही थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं इन मामलों को लेकर के, काफ़ी लेकिन किंतु परंतु रहती है कि भेजें नहीं भेजें। और पहलवानी ऐसा खेल है कि जो जाहिर है शरीर तो टच होना ही होना है, तो उसमें अगर कोई पुरुष कोच है, अधिकांशतः तो पुरुष कोच हैं, उनके साथ उनके पास भेजेंगे तो भी कई तरह की शंकाएं रहती ही हैं मन में। अब वो गांठ अगर टूट गई और लोग खुलने लगे, अपनी बच्चियों को भेजने लगे, तो किसी भरोसे पर भेज रहे होंगे ना कि भाई जो संगठन है, जो संघ है, उसमें भी ऐसे पदाधिकारी बैठे हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। और सरकार भी ठीक ही है, पुलिस भी ठीक ही है, अगर कोई ऊंच नीच होती है तो जाएंगे तो इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने जो बयान दिया है ये तो बेहद गैर जिम्मेदार है। आप ये सोचिए, जिन बच्चियों का आप चर्चा कर रही हैं, जो नई बच्ची हैं जो आई हैं अभी अभी, वो कह रही हैं कि हमें तो ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी खेल चुकी हैं, रिटायर हो चुकी हैं, जिनकी शादियां हो गई हैं, जिनके बच्चे हैं, जो किसी की पत्नी है, किसी की बुआ बन गई है, किसी की मौसी है, वो सारे परिवार उनको किस दृष्टि से देख रहे होंगे, उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। मतलब एक तरीके से इन्होंने उनका भी जीवन नरक कर दिया है। उनको भी संदेह की दृष्टि से देख रहे होंगे सारे रिश्तेदार कि कहीं इनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। अगर विनेश फोगाट कह रही है कि 1000 पहलवानों के साथ ऐसा हो गया, तो ये ही मर्दानी साबित हुई कि ये सामने आई, और ये भी काफी समय इन्होंने लिया सोचने समझने में, तब ये सामने आई। तो वो सारी जो है वो कायर थी, इसका मतलब वो चुप करके बैठ गई अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो। मतलब कोई तो आप प्रमाण पेश करेंगे ना, या ऐसे ही वेग एक स्टेटमेंट दे देंगे कि साहब 1000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। ये एक्चुअल में इन्होंने अपने लिए ही चीजों को हास्यास्पद बना लिया है। सर, अब इनकी मांग ये थी कि ब्रिजभूषण शरण सिंह हट जाएं, रेसलर फेडरेशन के पद, अध्यक्ष पद से वो हट गए। अब तो उसके चुनाव भी होने वाले इस महीने के आखिर में। लेकिन अब ये जो आज इन्होंने खेल मंत्री से मुलाकात की, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, ये उनकी मांग है। हालांकि 15 जून तक चार्जशीट की बात तो खुद खेल मंत्री ने भी कही है, लेकिन इस मांग को कैसे देखा जाए? कानून को काम तो करने देना चाहिए ना। कुछ वेब पोर्टल्स की हेडिंग्स देख रहा था मैं, ये बहुत माइन्यूटली देखता हूँ क्योंकि मैं भी अखबारों में संपादक रहा हूँ। अब एक हेडलाइन लगी है कि साहब
खेल मंत्री ने कहा कि ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन होगा 15 जून तक, जबकि ऐसा नहीं कहा गया है। कहा यह गया है कि 15 जून तक आरोप चार्जशीट। पत्र दाखिल किया जाएगा, चार्जशीट दाखिल की जाएगी और पुलिस को जो सबूत मिलेंगे, जांच में जो चीजें सामने आएंगी, उसके अकॉर्डिंग वो कार्रवाई करेगी। तो ये कहाँ कहा खेल मंत्री ने कि साहब 15 जून तक उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी या उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। जो इनकी मांगे हैं, इनकी मांग ये है कि एक तो जो भारतीय कुश्ती संघ है उसकी जो सर्वे सर्वा है वो कोई महिला होनी चाहिए। उस पर कोई यस तो नहीं कहा है और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि केवल महिला पहलवान ही होती हों ऐसा तो है नहीं, पुरुष पहलवान भी होते हैं। फिर उनकी मांग शुरू हो जाएगी कि नहीं नहीं पुरुष ही होना चाहिए, महिला नहीं होनी तो चाहिए। फिर ये हो जाएगा कि 2 अध्यक्ष बना दो, एक महिला हाँ, एक पुरुष को बना दो। तो इस तरह की मांग का कोई औचित्य नहीं है। दूसरे, इंटरनल एक कमेटी या कोई सिस्टम बनाने की बात वो खेल मंत्री ने मान ली है, जिसकी प्रमुख जो है वो महिला हो। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। दूसरे ये कह रहे हैं कि साहब जो नया संघ बने उसमें ब्रजभूषण या उसके परिवार का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। चलो, वो तो जब चुनाव होंगे तब ये चीज़ें तय होंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सरकार कभी सार्वजनिक तौर पर तो नहीं कहेगी, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं। एडहॉक कमेटी 2 कोच के नाम प्रस्तावित इन्होंने किए हैं कि साहब ये होना चाहिए। खिलाड़ियों की रायशुमारी होनी चाहिए इस चुनाव से पहले। अब ये कितना प्रैक्टिकल है, और अगर एक फेडरेशन में, एक किसी संघ में ये सारी चीजें कंसीडर करके गवर्नमेंट चलेगी या खेल संघ करने के लिए हामी भर देंगे, तो फिर ऐसे तो बहुत सारे खेल संघ हैं, फिर वहां भी ये चीजें मांग शुरू हो जाएंगी, तो ये रायता फैल जाएगा। कितनी चीजें कंसीडर करने लायक हैं, कितनी नहीं हैं, ये देखने वाली बात है। फिर ये कह रहे हैं कि साहब महिला खिलाड़ियों को जरूरत के अनुसार सिक्योरिटी मिले। जिन खिलाड़ियों, अखाड़ों या कोचों के खिलाफ केस है उनको वापस लिया जाए। तो सारे केस क्या वापस हो सकते हैं, या मेरिट के हिसाब से कुछ केस वापस हो सकते हैं? जो ये मांग है महिला खिलाड़ियों को जरूरत के अनुसार सिक्योरिटी मिले, इस पर भी किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं, जब भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में खेलने के लिए ये लोग जाते हैं, कोई ना कोई परिवार का सदस्य इनके साथ ही होता है। अब इनकी शादी हो गई है, विनेश की, संगीता की और साक्षी की, इनके हस्बैंड जाते ही जाते हैं। मैं तो साइना नेहवाल के परिवार को करीब से जानता हूं, उनके पिता मेरे मित्र हैं, हरवीर सिंह। हमेशा जब भी वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए जाती थी, कहीं भी जाती थी, तो या तो उषा जी उनके साथ जाती थी या हरवीर सिंह जाते थे। अब उनकी शादी हो गई है तो उनके पति जाते हैं उनके साथ में। तो ये हमेशा होता है। तो सिक्योरिटी का सवाल एक तरीके से ये बेवजह जो है उछाला जाता है। आमतौर पर किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा होता नहीं है, जैसा प्रकरण ये सामने आया है निकल करके। सर, लेकिन बस इसमें एक चीज की बात मैं कहना चाहूंगी कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, खाप पंचायतें, चड़ूनी, इन सब की दुकान तो शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। झटका तो इन्हें लगा होगा कि अगर बात बन गई है सरकार के साथ इन सब की, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये तो बड़ी तैयारी के साथ आए थे इस बार। इनके पीछे तो कोई ना कोई है अंजू जी। चढ़ूनी के खिलाफ कांग्रेस है। ये 3 कृषि कानूनों के समय भी हमने देखा था कि किस तरीके से कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला ये चढ़ूनी के कैंप में जाकर के मिले थे। तब तरह तरह की अफवाहें शुरू हुई थी कि कांग्रेस जो है उनको वित्त पोषित कर रही है ताकि ये आंदोलन लंबा खींचा जा सके। इधर जिन टिकैत बंधुओं का आपने नाम लिया है, इनके पीछे अजीत सिंह का कुनबा है, जयंत चौधरी है। तो ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और यही वजह है कि जब अमित शाह से ये खिलाड़ी मिल करके वापस आए तो उसके बाद इनके आपने जहर बुझे हुए बयान देखे होंगे, नाराजगी भरे बयान देखे होंगे कि हम लोगों से बिना सलाह के ये लोग अमित शाह से मिलने के लिए चले गए।
और लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा कि हम जो 9 जून को इनको फिर से जंतर मंतर पर बैठाने के लिए जाने वाले थे, अब हमने वो प्रोग्राम रद्द कर दिया है। मतलब केवल इनको ही नहीं, जो पॉलिटिशियन हैं, सत्यपाल मलिक, जयंत चौधरी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी बीरेंद्र प्रियंका सिंह, वाड्रा जो वहां पे गई थी जंतर मंतर पर, रो रही थी इनके साथ बैठकर, उनको भी तो झटका लगा। हाँ, प्रियंका वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, सब जो मतलब इनके जरिए 2024 में थोड़ा बहुत कुछ अपना खोया हुआ जनाधार पाने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको झटका लगा है। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता इन खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि अतीत में भी जो इनके साथ का एक्सपीरियंस है, इनका जिस तरह का बिहेव रहा है, उस यकीन के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अभी जो फिर से इनकी अमित शाह और आपके अनुराग ठाकुर ठाकुर साहब से, हाँ, अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई है, उसके बाद ये मान ही जाएंगे। अगर फिर से किसी ने चाबी भर दी तो ये फिर कठपुतली की तरह उछलना शुरू कर देंगे, अपना कैरियर भी बर्बाद करेंगे और अपनी नौकरी भी गंवाएंगे, मुझे तो लगता है। बिल्कुल सर, 15 जून तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन तक कहा गया है खेल मंत्री की तरफ से कि चार्जशीट फाइल की जाएगी, और ये जो मांगे इन्होंने रखी कितनी व्यवहारिक हैं ये भी देखना होगा। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुलाकात के बाद ये वापस अपने कैंप में जाएंगे, इन्हीं नेताओं से मिलेंगे, और तब क्या रिएक्शन होता है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपने इस मामले पर विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी है, ओंकार जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है।